गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं लर्निंग विथ अभी। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी से वर्णमाला। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक वर्णमाला। वर्णमाला में हम सबसे पहला देखेंगे वर्ड। आखिर वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आइए हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। कह रहा है कि अगर आपसे पूछ ले भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, अगर आपसे पूछ ले भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वर्ड होगी। फिर आपसे दूसरा क्या पूछ रहा है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? अगर आपसे लिखित इकाई पूछेगी तब तो वर्ड कहेंगे, लेकिन अगर मौखिक इकाई पूछ रहा है तो हम क्या कहेंगे? ध्वनि होगी। अर्थात किसी भी शब्द को या किसी भी वाक्य को बोलने के लिए हम सबसे पहले ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। जब मौखिक की बात करेगा तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाएगी, जब लिखित की बात करेगा तो सबसे छोटी इकाई वर्ड हो जाएगी। आइए हम इसी प्रकार से आगे दो क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। तो सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई क्या होगी? शब्द होगी। ऐसा शब्द जिसका कुछ अर्थ निकले। फिर उसके बाद अगला आपसे पूछ रहा है भाषा की पूर्ण सार्थक लिखित इकाई। यानी कि अब तो इसके पहले क्या पूछ रहा था? सार्थक पूछ रहा था, लेकिन अब पूछ रहा है पूर्ण सार्थक इकाई। जब आपसे कहेगा पूर्ण सार्थक इकाई, तो पूर्ण सार्थक इकाई क्या हो जाएगी? वाक्य। फिर से हम देख लेते हैं वर्णमाला में हम क्या पढ़ रहे हैं। वर्ड वर्ड क्या होता है? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। पूछ ले आपसे क्वेश्चन भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड होगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछेगा तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई अगर पूछेगा तो ये आपका शब्द हो जाएगा। अगर पूछ लेगा पूर्ण सार्थक लिखित इकाई, भाषा की पूर्ण सार्थक लिखित इकाई, तो आपका वाक्य हो जाएगा। आइए हम इसी प्रकार से आगे चलते हैं। जैसे कि आपका टॉपिक पढ़ा है वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसे हैं? अब हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रमों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। माला यानी कि फूलों की भी माला हो सकती है, वर्णों की भी माला हो सकती है, किसी की भी माला हो सकती है। वर्णमाला का मतलब होता है अगर वर्णमाला ये वर्णों का व्यवस्थित समूह होगा। अगर हम इनको व्यवस्थित करके रखेंगे तभी ये वर्णमाला कहलाएगा, नहीं तो ये वर्णमाला नहीं होगा। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित क्रमों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अगर स्वर की संख्या पूछी जाती है तो हमारे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन की संख्या अगर पूछ ली जाए तो व्यंजन हमारे 33 होते हैं। और मूल स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो मूल स्वर हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। अब हम देखेंगे स्वर। स्वर किसे? अब हम देखेंगे स्वर। स्वर के प्रकार। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। यानी कि इनको पूर्ण ध्वनियां भी कह सकते हैं। फिर से हम डेफिनेशन देखेंगे क्या कह रहे हैं। स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण
या ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। अर्थात हमने क्या कहा, स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ड की सहायता, किसी अन्य वर्ड या ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। स्वर को हम क्या पूर्ण ध्वनियां भी कह सकते हैं। अब देखेंगे हम स्वरों के प्रकार। तो स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर अभी हमने पढ़ा, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर, यानी कि मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से, आ, ई, उ और री। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं या संधि स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर में 2 प्रकार के स्वर आएंगे, एक होते हैं सजातीय स्वर, एक होते हैं सजातीय स्वर और दूसरा होता है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में वे स्वर आएंगे जो समान स्वर होंगे, जैसे कि छोटा आ छोटा मिलकर बड़ा बनेगा, छोटी ई मिलकर बड़ी बनेगी और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। तो सजातीय स्वर में कौन कौन से आएंगे, बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा। अब विजातीय स्वर का मतलब हमने क्या कहा, विजातीय स्वर का मतलब 2 अलग अलग स्वर, 2 भिन्न स्वर मिलकर एक स्वर बनाएंगे। तो विजातीय स्वर में जैसे ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और अ हो गया। अब हम देखेंगे प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर का हिंदी वर्णमाला में कोई स्थान नहीं होता। इनका मतलब उच्चारण जो होता है 3 मात्रा, यानी कि जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो ये 3 मात्रा का समय लगाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ओम बोलते हैं तो ओम में यानी कि इसमें प्लुत स्वर लगा हुआ, तो हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर का कोई भी काम नहीं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे जीभ के उच्चारण के आधार पर स्वर। तो जीभ के उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। तीनों स्वरों को हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। हमने देखा जीभ के उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं, एक अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया, पश्च स्वर हो गया। अब देखेंगे अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, मध्य स्वर में कौन से आते हैं और पश्च स्वर में कौन से आते हैं। तो अग्र स्वर में हमारे आ जाएंगे ई, छोटी, बड़ी, ए और ऐ। ठीक, ये हमारे अग्र स्वर में आ जाएंगे। मध्य स्वर की बात करेंगे तो मध्य स्वर में हमारा आ आएगा, और जब पश्च स्वर की बात करेंगे तो पश्च स्वर में उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ, और डॉक्टर वाला भी आता है। ठीक, तो हमने देखा जीभ के उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। जब हम जीवा यानी कि जो हमारी जीवा होती है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं, जब हम ई बोलेंगे तो हमारी जो जीवा होगी वो आगे जाके टच करेगी। जब हम ई बोलेंगे तो हमारी जीवा आगे स्पर्श करेगी। तो इसी को जो मतलब जीवा जब आगे जिन जिन स्वरों को बोलने के लिए जब हमारी जीवा आगे जाती है उनको अग्र स्वर में रखा जाता है, जिनका बीच में रहता है उन्हें मध्य स्वर, और जिनका उच्चारण करने में पीछे रहता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि जीभ के उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के थे, एक अग्र स्वर था, दूसरा मध्य स्वर था, तीसरा पश्च स्वर था। अब हम देखेंगे ओष्ठ के उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ओष्ठ के उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक वृत्तमुखी होता है, दूसरा आवृत्तमुखी होता है। कौन कौन से,
एक वृत्तमुखी होता है, दूसरा आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब होता है जब हम ऐसे ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पे हमारे जो होठ है गोल हो जाते हैं। वृत्तमुखी का मतलब जब हम ऐसे स्वरों का उच्चारण करेंगे जिनके उच्चारण करने पे हमारे होठ क्या हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे। तो जैसे हम ऊ बोलते हैं, ऊ ऊ और ओ। ठीक, अब हम देखेंगे आवृत्तमुखी कहते हैं। आवृत्तमुखी किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने पर हमारे होठ गोल नहीं होते। जैसे कि आ हो गया, ई, ए और आई। ठीक, अभी तक हमने देखा जीभ के उच्चारण के आधार पर। अब हम देख रहे हैं ओष्ठ के उच्चारण के आधार पर स्वर। तो ओष्ठ के उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक वृत्तमुखी होता है, दूसरा आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब जब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमारे होठ गोल हो जाते हैं उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं, और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमारे होठ गोल नहीं होते हैं उन्हें आवृत्तमुखी कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देख लिया कि जीभ के आधार पर स्वर, जीभ के उच्चारण के आधार पर स्वर, होठ के। अब हम देखेंगे कि मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विवृत स्वर, विवृत स्वर, और दूसरा होता है अर्ध विवृत स्वर। हम क्या देख रहे हैं, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक विवृत स्वर हो गया और एक अर्ध विवृत स्वर हो गया। विवृत स्वर का मतलब होता है पूरा खुला हुआ, यानी कि जब हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुख क्या हो जाएगा, पूरा मुख का द्वार पूरा खुल जाएगा, तो उन्हें विवृत स्वर में रखेंगे। और जिनका उच्चारण करने पर मुख द्वार आधा खुला हुआ रहे उन्हें अर्ध विवृत स्वर में रखेंगे। तो पूरा इसका मतलब विवृत स्वर का मतलब पूरा खुला हुआ, और अर्ध विवृत स्वर का मतलब आधा खुला हुआ। तो विवृत स्वर में कौन आ जाएगा, विवृत स्वर में आ जाएगा। ठीक, और अर्ध विवृत स्वर में मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर हमने देखा क्या, विवृत स्वर बड़ा, और अर्ध विवृत स्वर में छोटा ए और आगत स्वर और ओ आएगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखा कि मुख द्वार खुलने के आधार पर। अब हम देखेंगे मुख द्वार बंद होने के आधार पर। तो हम देख रहे हैं मुख द्वार बंद होने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, हम क्या देख रहे हैं, हमने कहा कि मुख द्वार बंद होने के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक समृद्ध स्वर होता है और दूसरा अर्ध समृद्ध स्वर। मुख द्वार बंद होने के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। हमने कहा एक समृद्ध स्वर होता है, एक अर्ध समृद्ध स्वर होता है। समृद्ध स्वर का मतलब होता है पूरा बंद, और अर्ध समृद्ध का मतलब होता है आधा बंद। अर्थात जब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जो मुख द्वार जो होता है पूरी तरीके से बंद हो जाता है, और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख द्वार आधा बंद होता है। तो जब पूरा बंद होगा उन्हें समृद्ध स्वर कहेंगे, जब आधा बंद होगा तो उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं समृद्ध स्वर और कौन कौन से होते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। तो पूरा बंद होने पर ई
और उ और बड़ा, और आधा बंद होने पर ए और उ। यानी कि जब आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपका मुख पूरी तरीके से बंद होगा। जैसे जब ई का उच्चारण करेंगे, बड़ी ई का उच्चारण करेंगे, ऊ का करेंगे, बड़ा ऊ का करेंगे, तो आपका मुंह पूरी तरीके से बंद होगा। लेकिन इन दोनों का जब उच्चारण करेंगे तो आपका मुंह आधा बंद होगा। तो हमने देख लिया स्वर, वर्णमाला में वर्ड देख लिया, वर्णमाला देख लिया, स्वर देख लिया, स्वर के प्रकार देख लिया। अब हम देखेंगे व्यंजन क्या होता है, व्यंजन और व्यंजन के प्रकार।